हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में जो कुछ बेसिक पढ़ रहे थे उसी में आगे बढ़ते हुए हम आज चर्चा करेंगे पदार्थ की जो अवस्था है या अवस्था के आधार पर जो पदार्थ है गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस, ठीक है। गैस क्या है? हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? गैस। उसे हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। ठीक है भाई। आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होंगे, ठीक है। आकार आयतन दोनों क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। अब अगला बिंदु जो आता है वो क्या है, इसके और क्या क्या गुण होंगे? पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, समझेंगे इसको हम। इसके कणों के मध्य या अणुओं के मध्य कह सकता हूं मैं, इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है। इसके अणु एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करते हैं। अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट हमें समझना है, इसके अणु बहुत दूर दूर, देखो स्वतंत्र होकर का मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकता हूं मैं, अर्थात पढ़ूं बहुत दूर दूर रहते हैं। इस पॉइंट को ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला बिंदु समझते हैं क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गैस पूरे पात्र को भर देती है। पूरे पात्र को क्या करती है भाई? भर देती है।
फुलफिल कर देती है उसको। जिस पात्र पर हम गैस को रखेंगे वो पूरे पात्र में फैल जाएगी। रीजन क्या है? रीजन ये पॉइंट है, आकर्षण बल बहुत कम, अणु एक दूसरे को बहुत कम आकर्षित कर रहे हैं, मतलब दूर दूर रह रहे हैं। फिर अगला बिंदु, इसी आकर्षण बल में कमी होने के कारण अणु एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होकर, है ना, इधर उधर गति करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने क्या किया, इसमें मान लो गैस को भरा, ये पात्र है, इसमें गैस को भरा, तो गैस के अणु हर कोने कोने तक यहां तक फैल जाएंगे, हर कोने कोने तक फैल जाएंगे, पूरे में जगह जगह ऐसे प्रेजेंट हो जाएगी। इसका मतलब पूरे पात्र में गैस फैल गई, यानी इसने पूरे पात्र को क्या किया, भर दिया। जबकि अगर आप इसमें जल भरते, इसी आकार के पात्र में जल को अगर भरें, आपने जल माना यहां डाला था, तो ये जल इसी जगह इतने ही वॉल्यूम में रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब इतने में रहेगा, ये पूरे पात्र को अपने आप नहीं भर सकता है। लेकिन गैस की चाहे कितनी मात्रा डालो, वह एक साथ पूरे पात्र को भर देगी। जैसे अगर हमारा ऐसा समझ लो 15 लीटर का अगर सिलेंडर है हमारा, ठीक है, और इसमें अगर आपने 1 लीटर ही गैस डाली है, तो वो उस 15 लीटर में फैल जाएगी। इस 1 लीटर का आयतन उस पात्र में जाते ही कितना हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। सही है नहीं? इस तरीके से समझना है। तो क्यों भर देती है? क्योंकि इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बहुत कम होता है, अणु एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करते हुए पूरे पात्र में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसलिए गैस पूरे पात्र को क्या करती है, भर देती है। इसका रीजन ऊपर वाले दोनों पॉइंट शामिल हो जाएंगे। अब गैस दाब डालती है, गैस क्या करती है भाई, दाब डालती है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। प्रेशर डालती है, कैसे डालती है दाब, वो पॉइंट हम समझ लें। गैस कैसे दाब डालती है, तो माना अभी हमने दिखाया था कि एक सिलेंडर में, इस सिलेंडर है, इसमें हमने गैस को भरा है। अब गैस के जो अणु होते हैं, मान लो ये अणु है, गैस के अणु, ये क्या करते हैं, ये इधर उधर गति करते हुए इस पात्र की दीवार से क्या करते हैं, टकराते हैं। इधर भी टकराएंगे, इधर भी टकराएंगे, इधर भी टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे, यानी सभी दिशाओं में पात्र की दीवारों से टकराते हैं, यानी पात्र की दीवारों से टक्कर करते हैं। और इसी टक्कर के कारण दाब उत्पन्न होता है। क्या समझे कि गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण दाब उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों पर टकराते रहते हैं, जिसके कारण दाब उत्पन्न होता है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। तो 2 बिंदु आपने क्लियर किए जो बहुत जरूरी हैं। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। गैसों में विसरण की दर बहुत अधिक होती है। गैस होते हैं
उनमें जो गैस हैं उन गैसों में विसरण की दर बहुत अधिक होती है। तो हम लिख सकते हैं गैसों में विसरण की दर बहुत अधिक होती है। गैसों में विसरण की दर बहुत अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से तो गति कर ही रहे हैं, तो ये बहुत तेजी से फैल जाते हैं। जैसे अगर आप किसी भी गैस को उसके पात्र से बाहर निकालें तो बहुत तेजी से उसके अणु वायु में फैल जाते हैं। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि गैसों में विसरण की दर क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अणु स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम किसी गैस को वायु में छोड़ते हैं वो तेजी से वायु में मिश्रित हो जाती है, ठीक है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। गैसों में संपीड्यता अधिक पाई जाती है या संपीड्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संपीड्यता पाई जाती है। गैसों में क्या पाई जाती है भाई? संपीड्यता पाई जाती है। देखो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे दूर दूर हो गई है मान लो ऐसे, ठीक है। ये तो अब इन पर अगर हम प्रेशर डालते हैं तो ये अणु ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बहुत पास पास आ जाएंगे, ऐसे आ सकते हैं ये अणु ऐसे आ जाएंगे, ये इस प्रकार से पास पास हम ला सकते हैं। यानी इस अवस्था में ये फैले हुए हैं, इस अवस्था में दाब डाल के इन अणुओं को लाया जा सकता है, ठीक है। तो संपीड़ितता का मतलब क्या होता है? दाब डालकर आयतन कम करना। और इसी पर आधारित आपने गैस पढ़ी होगी CNG, ठीक है। कौन सी गैस पढ़ी है? CNG, वो इसी का उदाहरण है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। ये तो जो पेट्रोलियम खनन के समय प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है तो उसको संपीड़ित करके कौन सी गैस बना ली जाती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस बना ली जाती है। तो गैसों में संपीड़ितता ज्यादा होती है क्योंकि इसके अणु दूर दूर होते हैं, दाब डालकर इन अणुओं को पास पास लाया जा सकता है, अर्थात गैस के आयतन को उच्च दाब डालकर कम किया जा सकता है। और हम और ज्यादा दाब डालें तो ये गैसें किस अवस्था में आ सकती हैं? द्रव अवस्था में आ सकती हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट में ये गैसें आ सकती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इनको अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। अब अगली बात पर आ जाए। गैस का घनत्व कम होता है किसकी अपेक्षा? ठोस व द्रव की अपेक्षा कम होता है। ठोस व द्रव की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसके इकाई आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है ना। मतलब इसके लिए D बराबर M/V में देखें तो इस M की वैल्यू क्या आती है? कम आती है। क्यों? क्योंकि जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, डेफिनिट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम आयतन में अणुओं की संख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, ठीक है भाई। माना मैंने ये आयतन, इतना आयतन किसका लिया? ठोस का लिया, तो इसमें अणु बहुत ज्यादा हो गए, ऐसे हो गए, ये हो गए,
ठीक है, मैंने किसको लिया, द्रव को लिया, तो अणु दूर दूर है थोड़े से, तो ऐसे हो गए। समझ में आ रही बात। अब गैसों में लें तो अणु इसमें एक दो ही पाया जाएगा बस, तो देखो घनत्व क्या हो गया है, कम हो गया। यानी यहाँ हमें दो ही कण दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें ये 5 कण दिख रहे हैं, और यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कण दिख रहे हैं। तो इसी वॉल्यूम में ये कण 8 आ गए, ये कण 5 आ गए, ये कण कितने आए, 2 आए। तो इन दो कणों का द्रव्यमान सबसे कम होगा, नहीं होगा। वॉल्यूम क्या है, समान है, आयतन समान है, लेकिन उस आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए गैसों का घनत्व क्या होता है, कम पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने ठोस, द्रव, गैस इन सबको पढ़ा। ठीक है, अब हम अगले बेसिक बिंदु पर आते हैं। अगला हमारा बेसिक बिंदु क्या है वो हमें समझना है। देखो अगला बेसिक बिंदु हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है हमारे, कह सकता हूं मैं यहां पर, तत्वों से संबंधित। देखो तत्वों के बारे में कुछ चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे उनकी तत्वों की परमाणु संख्या पता होना चाहिए। परमाणु संख्या के आधार पर हम उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकें, ये पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें हमें पहले से कंफर्म होनी चाहिए। तो मैं अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने जा रहा हूं कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसके आधार पर हम उसकी आवर्त सारणी में स्थिति का पता कर लेते हैं, उसकी संयोजकता का पता कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सब जानकारी हमारे लिए जरूरी होनी चाहिए। तो अब मैं थोड़ी उसकी चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना ये बेसिक है, हालांकि 11th में आप सीखेंगे, इसको विस्तार से सिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ी चर्चा हम पहले कर लें। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है, तो हमें पहले तो परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है जो परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, जो कोश हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं, कैसे उनको भरे, कि उस पहले कोश में कैसे भरे, दूसरे में, तीसरे में, यानी उसके अंदर जो कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, ये जो मैं लिखा है कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉनों को भरना, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पहले कुछ पॉइंट समझने होंगे। देखिए परमाणु की संरचना हम यहाँ और पढ़ेंगे, और वैसे पहले से पढ़ी है कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक कण पाए जाते हैं, और नाभिक के बाह्यतम भाग में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्गों पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोश कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, कोश, या जिसको हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, नाभिक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए। अब हम इलेक्ट्रॉनों को कहां भरेंगे, कोशों में भरेंगे या कक्षा में भरेंगे। ठीक है, तो अब कोश कैसे होते हैं, किन्हें कहते हैं, तो आपको बताया था नील्स बोर ने। नाभिक के बाह्यतम भाग में इलेक्ट्रॉन जिन निश्चित ऊर्जा के मार्गों पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं, और जो नील्स बोर थे उन्होंने कोशों को के, एल, एम, एन, है ना, ओपी आदि अक्षरों से क्या किया, दर्शाया।
ठीक है, ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है? कोष है। ये सब कोष है। ये सेल कह सकते हैं हम इनको, ठीक है, या ऑर्बिट कह सकते हैं, कक्ष कह सकते हैं, या कक्षा कह सकते हैं परमाणु की, ठीक है, ऐसी होती है ये कक्षाएं। अब देखो इसमें जानकारी और बड़ी, ठीक है, तो ये पाया गया कि देखो कोष जो होते हैं, कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष, यानी कोषों को भी कुछ उपभागों में बांटा जा सकता है जिन्हें हम उपकोष कहते हैं, और उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, यानी उपकोषों को भी हम और अधिक विभाजित कर सकते हैं, इनमें कक्षकों में। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति है वो इस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। नहीं, हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं भाई कोष में है इलेक्ट्रॉन, कोष में भी देखेंगे किस उपकोष में है, उपकोष में भी देखेंगे किस कक्षक में है। जैसे एक सामान्य सी बात पर आ जाओ आप, माना कि हम एक हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, तो हमें बाहर से हॉस्पिटल या जो उसका जो नाम है वो लिखा हुआ मिलता है, बिल्डिंग होती है पूरी, लेकिन उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हमें अलग अलग डिपार्टमेंट नजर आते हैं। क्या आते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट नजर आते हैं, अलग अलग विभाग नजर आते हैं कि भाई ये इस रोग से संबंधित विभाग है, ये इस रोग से संबंधित विभाग है, तो विभाग दिखते हैं। तो ऐसा समझ लो जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वो किसका काम कर रही है? कोष का काम कर रही है। और जो विभाग बनाए गए हैं, जो वहां पर अलग अलग रोगों के डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, वो किसका काम कर रहे हैं? कोष का। और उन डिपार्टमेंटों में भी अलग अलग वार्ड, अलग अलग चैम्बर बनाए जाते हैं जहां डॉक्टर बैठते हैं, जहां मरीज रहते हैं। तो वो एट लास्ट किसका काम करते हैं? कक्षक का काम करते हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में किस मरीज को मिलने जाएंगे तो पहले तो हम उस हॉस्पिटल का नाम पता करते हैं कि ये हो गया, फिर उसके बाद हम उसका डिपार्टमेंट की कौन सी बिल्डिंग में होगा, यानी अंदर बिल्डिंग के अंदर भी आपकी अलग से और बिल्डिंग बनी होती है पूरी, तो उनके अंदर देखते हैं कि किस विभाग में होगा, विभाग में भी किस, हम कह सकते हैं रूम में या किस वार्ड में वो मौजूद होगा। तो एट लास्ट हमारे कक्षक कहाँ मौजूद होते हैं, यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? कक्षक में मौजूद होते हैं। समझ में आई बात? तो हमें ये फोकस रखना चाहिए, और हम पढ़ेंगे अब इसमें 11वीं में हमें इसको गहराई से पढ़ने को मिलेगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन अंत में कहाँ पाए जाते हैं? कक्षक में पाए जाते हैं। यानी कोष के अंदर उपकोष और उपकोष के अंदर क्या होंगे? कक्षक पाए जाएंगे। तो ये हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। तो अब हम इन्हीं पॉइंटों को आगे बढ़ाते हैं। यहां हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो हमारे कोषों के एलिमेंट ओपी ऐसे दर्शा दिए, ठीक है। अब उपकोष कौन से होते हैं? तो उपकोष कौन से हो सकते हैं? उपकोष हमारे ये होते हैं एस, पी, डी और एफ। 4 प्रकार के उपकोष होते हैं, 4 प्रकार के सब सेल होते हैं, एस, पी, डी, एफ, ठीक है। इनमें सब में कक्षक कितने हो सकते हैं? कक्षकों की संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, एस में 1 कक्षक रहता है, पी में 3 कक्षक रहता है, डी में 5 कक्षक रहते हैं, एफ में 7 कक्षक रहते हैं। और आपको नियम भी बताया जाएगा कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन भी हम पता कर सकते हैं कितने रह सकते हैं। इसमें 2, इसमें 2 से गुणा करो, 2 रह सकते हैं, तो 2 से गुणा हो गए, इसमें 2 से गुणा हो गई 6 हो गए, इसमें 2 से गुणा हो गई 10 हो गए, इसमें 2 से गुणा हो गई कितने हो गए? कितने हो गए? 14 हो गए। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस में हमेशा कितने भरे जा सकते हैं? 2, पी में कितने भरे जा सकते हैं? 6, डी में कितने भरे जा सकते हैं? 10, और एफ में कितने भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आज इसको यहीं क्लोज करते हैं। कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनों को हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, यानी सबसे पहले निम्नतम ऊर्जा वाले हम
कक्षक में भरेंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना करके अच्छे से समझाऊंगा, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ठीक है, आज क्लास को यहीं क्लोज करते हैं।